गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र ब्रजेश राय। दोस्तों, आज हम लोगों ने जो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसमें हमने जो हमारा GS/GK का पार्ट है उसके 10 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप वहां जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। साथ में जो हमारा साइंस का पार्ट है उसका तीसरा लेक्चर है और इसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए, यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। उस पर आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। लगभग पहले लेक्चर में 300 व्यू मिले हैं और दूसरे लेक्चर में 500 या 550 के समथिंग व्यू मिले हैं। तो आपको प्यार देने के लिए काफ़ी धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, आप ऐसे ही प्यार बना रखें। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और खींच के लाइक करें, ठीक है। अब बात आगे कर लेते हैं। बात आगे ये है कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है, आज ये है शिफ्ट नंबर 1 है और ये 18 अगस्त का लेक्चर है। तो ये अपलोड होने वाला है, आज जाके आप शाम को देख सकते हैं। साथ में आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर जी रहा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो जी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु के स्थान को इंगित करती है। मतलब कि हमें वह स्थान ढूंढना है जहां पर हमारा मेरुरज्जु स्थित होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1, 2, 3 या 4, यानी कि 1, 2, 3 या 4, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन A है, B है, C है और D है। तो इसमें जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु जिसे हिंदी में कहते हैं वह हमारे यहाँ पर होता है। जी हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है या मेरुरज्जु है। तो ये कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसके लिए हम थोड़ा सा और इसमें डीप में नॉलेज ले लेते हैं कि ब्रेन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो जी हमारा पूरा ब्रेन है। क्या है? पूरा ब्रेन है। और अब हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेन है इसमें ये क्या है हमारा? सबसे जी स्केपुला है, मैंने जी वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसे कहते हैं खोपड़ी। क्या कहते हैं? सीधी सीधी बात है, खोपड़ी, ठीक है। स्केपुला, ठीक, खोपड़ी है। इसके अंदर क्या है? तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसे कहते हैं सेरिबेरम। क्या कहते हैं? सेरिबेरम, ठीक है। और सेरिबेरम को हिंदी में कहते हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। दोस्तों, मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ तो मुझे पता है कि आप लोगों के सामने क्या क्या परेशानी आती है, इसलिए मैंने उसको सेरिबेरम भी लिख दिया, साथ में अग्र मस्तिष्क भी लिख दिया। अगर आपको पेपर में अग्र मस्तिष्क लिखा आ जाए या सेरिबेरम लिखा आ जाए तो समझ लेना कि इसकी बात चल रही है। इसके दूसरे पार्ट है, जे क्या है? तो जी हमारा सेरिबेलम है। क्या है? सेरिबेलम है। ये दोनों आप सेरिबेरम और सेरिबेलम, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। ये क्या है? सेरिबेरम है, ठीक है। ये क्या है? सेरिबेलम, ठीक है। ये क्या है? सेरिबेलम है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। ये क्या है? अग्र मस्तिष्क है। और ये क्या है? ये हमारा है अनुमस्तिष्क। इसे क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, ठीक है। क्या है? अनुमस्तिष्क है। और अनुमस्तिष्क को एक और नाम दिया जाता है, उसे पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि अगर अनुमस्तिष्क बोले, पश्च मस्तिष्क बोले या सेरिबेलम बोले, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। ये क्या है? पीछे वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट होता है, उसे अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, सेरिबेलम कहते हैं। एक इसका बीच का पार्ट होता है, उसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क कहते हैं। यानी जो मानव मस्तिष्क है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसने में? 3 पार्ट में। एक होगा हमारा क्या? अनुमस्तिष्क, या अग्र मस्तिष्क होगा, अग्र मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क होगा। दूसरा हमारा होगा वो हो गया क्या?
पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, क्या पश्च मस्तिष्क। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, जी वाला पार्ट। अब ये क्या है हमारा सेरिबेलम है यानी अग्र मस्तिष्क है, ये क्या है सेरिबेलम है यानी मध्य मस्तिष्क है, इसमें पॉन्स होते हैं और मेंडुला ऑब्लिगेटा होता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है हमारा मिडिल ब्रेन है, ये हमारा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क। ठीक है, जी बात हो गई। इसके बाद कोई बचा हुआ है, हाँ ये क्या है, यहाँ पर हमारी एक ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड जी है और हाइपोथैलेमस जी वाला पार्ट है। ठीक है, जी वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पूरा हो गया और जी सेरिबेलम हो गया। अब देखो, और जी जिसकी जो बात कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड की, तो जी क्या हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ठीक है, जी बात हो गई। अब एक पेज लेते हैं, इसमें बात करते हैं मस्तिष्क की। ठीक है, मस्तिष्क, ब्रेन। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो दोस्तों जो ब्रेन होता है जटिल एवं महत्वपूर्ण अंग होता है। ये क्या है, शरीर का जटिल है एवं महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, शरीर का जटिल एवं महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, क्या है, जटिल एवं महत्वपूर्ण अंग है। ये क्या होता है, खोपड़ी के, मैंने पहले बताया है किसके अंदर होता है, खोपड़ी के अंदर होता है। पहले ये क्या खोपड़ी है, इसके अंदर क्या हमारा मस्तिष्क हो गया। तो ये पहला दूसरा पॉइंट हो जाएगा, खोपड़ी के अंदर होता है। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें होती है हमारी तंत्रिका। तो जो तंत्रिका तंत्र होती हैं, तो तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, केंद्र होता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। क्योंकि जितनी भी सूचना प्राप्त होती हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होते हैं। वो कहाँ पहुँचते हैं, ब्रेन में पहुँचते हैं। और ब्रेन में क्या होती है, प्रतिक्रिया की जाती है। जैसे आपको कांटा चुभा, तो पहले सूचना कहाँ मिली, ब्रेन में पहुंची। ब्रेन ने क्या तुरंत हाथ निकाला और नीचे निकालने के लिए गया, तो ये क्या है, उसका रिप्लाई है। तो ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का इसका केंद्र बिंदु होता है। और क्या होता है दोस्तों, तो और होता है शरीर में सभी कार्यों को नियंत्रित भी करता है। कौन करता है, हमारा मस्तिष्क ही तो करता है। शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, मस्तिष्क करता है। शरीर को जटिल और जो महत्वपूर्ण अंग, शरीर का क्या है, जटिल एवं महत्वपूर्ण अंग है। खोपड़ी के अंदर होता है, तंत्रिका तंत्र का केंद्र बिंदु होता है, शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। इतना काम हमारा हो गया। अब देखते हैं हम इसके क्या प्रकार देखेंगे कि प्रकार कितने होते हैं। प्रकार, तो हम प्रकार पहले बता चुके हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होगा हमारा सेरिबेलम, जिसे हम कहेंगे अग्र मस्तिष्क कहेंगे। क्या हो जाएगा, सेरिबेलम, ये क्या है, हमारा अग्र मस्तिष्क है। एक है सेरिबेलम, और फिर तीसरा क्या है, मध्य मस्तिष्क, जिसे कहेंगे मिडिल माइंड कह सकते हैं, या मध्य मस्तिष्क। जो सेरिबेलम है इसे हमने बताया क्या है, जी हमारा क्या है, अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, क्या है, अग्र मस्तिष्क। आप बिल्कुल याद कर लेना। ये क्या है, पश्च मस्तिष्क है। पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसे एक नाम दिया जाता है, वो क्या है, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। ठीक है, जो हो गया। अब चलो और देखो, अब क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, जो मनुष्य का मानव शरीर का सबसे
क्या जटिल और महत्वपूर्ण अंग है जो खोपड़ी के अंदर सुरक्षित होता है। ये तंत्रिका तंत्र का केंद्र होता है और शरीर के सभी कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखो इसके प्रकार, पहले क्या है प्रमस्तिष्क है। अब प्रमस्तिष्क में क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा ऊपरी भाग होता है। क्या है हमारा सबसे बड़ा और ऊपरी भाग क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है या सेरिब्रम होता है। इसके बाद इसमें क्या क्या होते हैं, इसके दो गोलार्ध होते हैं, एक होता है क्या लेफ्ट और राइट, ठीक है, गोलार्ध में हेमिस्फीयर में इसे डिवाइड किया गया है। अब जो हम सोचते हैं, क्या कहते हैं, सोचते हैं, याददाश्त रखते हैं, तर्क देते हैं, भाषा, इंद्रियां, इन सब का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, हमारा सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आपके सोचने की क्षमता कहाँ होती है, तो सेरिब्रम में होती है। आपके समझने की क्षमता कहाँ होती है, सेरिब्रम में होती है। आप याद कहाँ से रखते हैं, सेरिब्रम से रखते हैं, ठीक है। भाषा, तर्क जी कहाँ से होता है, सेरिब्रम से होता है, ठीक है। अब ये ज़्यादा अंधा हो जाएगा तो ये बन को पढ़ना नहीं है। इसके बाद आ जाओ, इसका दूसरा पार्ट क्या है, अनुमस्तिष्क का सेरिबेलम है। जी क्या होता है, मस्तिष्क के पीछे वाला पार्ट होता है। क्या होता है, पीछे वाला पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, शारीरिक संतुलन, क्या शारीरिक संतुलन, मांसपेशियों का समन्वय, जैसे चलना, दौड़ना। इसके बाद जैसे सीखी हुई गतिविधियों को नियंत्रित करना, यानी कि साइकिल चलाना आदि का काम ही होता है। फिर मस्तिष्क स्तंभ बोल सकते हैं, या फिर हाँ, तो मस्तिष्क में क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं, एक यहीं हमने पार्ट की बात नहीं की, वो कि हमारा जो है वो है मध्य मस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क दोस्तों होता है वो क्या कहता है, शरीर की जो वस्तुओं की प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, वस्तुओं की प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि सीधी फोटो क्लिक करना होता है। क्या होता है, फोटो क्लिक करना होता है, और वस्तुओं को प्रतिबिंब के रूप में पहचान करता है। क्या कहता है, पहचान करता है, पहचान, ठीक है। तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए, इसके मस्तिष्क के तीनों भाग हो गए। अब क्वेश्चन कहीं से भी हो जाए आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन सरल सा था कि ये था कि इसमें से कौन सा हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु है, तो मेरुरज्जु वाला पार्ट जी है 4, ठीक है। जी अगर जी थोड़ा यहाँ पर होता तो जी हमारा क्या होता, मिडिल मध्य मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। और जी क्या होता 2 पर, जी क्या होता हमारा प्रमस्तिष्क हो जाए या सेरिब्रम होता, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, जे खोपड़ी होती है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ जाओ, क्वेश्चन क्या है इस पर आ जाओ। जी आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। अब देखो दोस्तों, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। दोस्तों जो जैविक घटक होता है उसमें क्या क्या आते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, जबकि जो हमारा अजैविक घटक होता है वो उन तत्वों से मिलकर बना होता है जो हमारे जैविक घटक को क्या कहते हैं, पुश करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी आदि, ठीक है। अब देखो ये क्या हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक क्या है जैविक घटक, एक क्या होता है अजैविक घटक। जो जैविक घटक होता है इसमें क्या आते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, मतलब जो हम लोग हैं वो किस में आएंगे, जैविक घटक में आएंगे। पेड़ पौधे, जिससे हमें जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं वो सब किस में आएंगे, पेड़ पौधे किस में आएंगे, जैविक घटक में आएंगे। अब होता है एक भाग होता है अजैविक घटक का, इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं जो जैविक घटक को क्या कहते हैं, बढ़ने में सहायता करते हैं, यानी कि हमारा क्या हुआ, जल हुआ, यानी कि पानी, फिर क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके मिट्टी हुई, ठीक है, मिट्टी जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, तो ये क्या है, हमारे अजैविक घटक हैं, और ये क्या है, जैविक घटक हैं। बात समझी। आप क्वेश्चन देख लो, मेंढक किस में आएगा, मेंढक क्या है, जीव जंतु है, तो किस में आएगा, जैविक घटक में आएगा। मिट्टी अजैविक घटक में आएगी। कीट
किस में आएगा, जैविक घटक में आ जाएगा। तो जे जैविक घटक हो जाएगा, जे जैविक घटक हो जाएगा, और फ्लावर्स फूल जैविक घटक हो जाएगा। तो बचा हुआ जो पार्ट है बी, वो क्या है, अजैविक घटक का है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक का भाग नहीं है। तो मिट्टी किसका भाग है, अजैविक घटक का भाग है। पारिस्थितिक तंत्र का भाग तो तीन चारों ही है, लेकिन मिट्टी किसका है, अजैविक घटक का भाग है, ना कि जैविक घटक का भाग है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब कि हमें ऐसे तत्व की पहचान करनी है जो सबसे ज़्यादा क्या हो, अभिक्रियाशील हो। इसके लिए इसकी क्या है, सारणी है, ये है क्रियाशीलता का नियम। मोस्ट रिएक्टिव दिया गया है और लेटेस्ट है। मतलब कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो जो हमारा क्या है, मतलब जो क्रियाशीलता का क्रम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, गोल्ड है, जो क्या है, सोना है, सोना। ये क्या है, चांदी है, चांदी यानी सिल्वर है। ये क्या है, मरकरी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन होता है एक्टिव, वो है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन आएगा। यानी कि इस प्रकार से जो पूरी जो सारणी है आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है कि आपको याद करनी पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर इसके बाद क्या आएगा, आयरन, फिर आएगा लेड, फिर आएगा हाइड्रोजन, जो क्या है, गैस है, फिर कॉपर आएगा, फिर मरकरी आएगा, फिर सिल्वर, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, गोल्ड आएगा। गोल्ड आखिरी जैसी धातु है, इसलिए यह लाखों वर्षों तक किसमें पड़ा रहता है, जमीन में पड़ा रहता है, और खराब नहीं होता है, ना ही कम होता है। कम क्यों नहीं होता, क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करता। जब क्रिया नहीं करेगा, जैसा हम रख देंगे वैसा का वैसा रखा रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम और लेड, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा सोडियम है, इसमें क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी कि यहाँ पर Mg है क्या, इसमें सॉरी Mg है, हाँ तो Mg। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम, तो कैल्शियम इसके ऊपर आना चाहिए। हाँ, सबसे पहले क्या आएगा, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, तीन है कोई, और क्या है, कैल्शियम, Pb, जो तो नीचे आएगा और नीचे आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, Pb है, ये लेड आएगा, Pb। ये क्या है, लेड है, ये क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, ये क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, क्या है, मैग्नीशियम है, Cm, और ये क्या है, कैल्शियम, Cm। तो सबसे पहले क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा हुआ, कैल्शियम हुआ, फिर मैग्नीशियम हुआ, फिर एल्यूमिनियम हुआ, और फिर लेड हुआ। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, कैल्शियम, और सबसे कम क्या होगा, लेड होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये कौन सा हो गया, हमारा कैल्शियम हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील। और कैल्शियम के बाद क्या आएगा, तो कैल्शियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आएगा लेड बाद में। तो आपको जो NCERT की टेबल है, NCERT जो किताब है उसकी टेबल है, उसमें से ली है। तो आप केमिस्ट्री का टॉपिक देखकर इसे आप याद कर सकते हो, ये आपकी हर जगह याद रहेगी। ठीक है, तो आप यही याद कर लो। सबसे पहले क्या आएगा, या कुछ शॉर्ट ट्रिक बना लो, काना का। ठीक है, मा आ जा है, फेपा हा। इसके बाद क्या बचा हुआ है, का हा आ। ठीक है, कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, पहले सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम याद कर लो, पोटेशियम, सोडियम, साथ में बोलो पहले, सबसे पहले क्या, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। क्या, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। इसके बाद आयरन, लेड, हाइड्रोजन। क्या, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। लास्ट में कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो पहला तो लास्ट का याद होगा, लास्ट में क्या आएगा, गोल्ड आएगा। गोल्ड से कम क्रियाशील कौन होगा, सिल्वर होगा, और सिल्वर से कम क्या हो जाएगा, मरकरी, और मरकरी से कम
कॉपर, तो ये सबसे लास्ट में आएंगे। इसके बाद ऊपर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा कौन होगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, 3 चीज आएंगे, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अब बचा क्या लास्ट के, आयरन और पीबी, इसे याद कर लेना, इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक शायरी हो जाए। शायरी क्या है, देखो सीधी सीधी बात है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। क्या, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। अगर नदियों जैसा आदर पाना तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। यानी कि जो आपका कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब आप नदियों जैसा आदर पा सकते हो, ठीक है। आपको जॉब पकड़नी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब कि हर चीज़ याद करनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी, तब तो हो पाएगी नौकरी सिलेक्शन, नहीं तो फिर मुश्किल है भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई तथा प्रतिरोध R है, मतलब एक तार है उसकी लंबाई क्या है, L है, और उसका प्रतिरोध क्या है, R है। उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई 3 गुना और अनुप्रस्थ काट किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई तथा प्रतिरोध R है। क्वेश्चन ये सही लिखा हुआ है, फिर से उसी पदार्थ के द्वारा दूसरे तार जिसकी लंबाई 3 गुना तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन हमारा यहाँ से है, पहले हो जाएगा यहाँ तक, ये छोड़ दो इतना, ये छोड़ दो। उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई 3 गुना तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना है, उसका प्रतिरोध होगा, क्षेत्रफल 2 गुना है, इसका प्रतिरोध होगा, जी छोड़ दो, जी भी हटाओ, ठीक है, इतना है। अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, क्योंकि थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L तथा प्रतिरोध R है, ठीक है, L लंबाई है और प्रतिरोध क्या है, R है, ठीक है। इसके बाद कहाँ होगा स्टार्ट, जो होगा उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई क्या है 3 गुना तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना है, इसका प्रतिरोध होगा, ठीक है। क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखो, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था, ध्यान है आपको, फॉर्मूला था कि जो हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है, वो हम कैसे डिफाइन करते, तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो L अपॉन A, जो होता है जहाँ पर L क्या है, लंबाई और जो A है वो क्या है, अनुप्रस्थ क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, यही है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। हमें क्या है, ये है पहले, ठीक है। अब दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को मान लेते हैं R डैश। तो जब हम R डैश निकालेंगे तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो, अब L लंबाई कितनी हो गई, लंबाई दूसरे के लिए कितनी है, उसकी लंबाई 3 गुना, जी है ना, लंबाई 3 गुना और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 2 गुना। तो यानी कि L का मान कितना रखना है, 3L रखते हैं कि रखते हैं, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो कितना, 2 गुना 2A, जी कर दें, जी हो गया। तो R डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, रो 3/2 L अपॉन A, ये लिख सकते। अब इसी समीकरण नंबर हम दे तो एक नाम, जो समीकरण नंबर 1 से हम जो L अपॉन A है इसकी वैल्यू कितनी है, R, तो इसके मान रखते हैं, R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 3/2 L अपॉन A, यहाँ क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू रो और L अपॉन A बराबर कितना होता है, जगह R के बराबर है तो 3/2R। अब इसका हम तेजा गुणा करेंगे तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब कि 2R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 3R, जो हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है कि जो R डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर R है, वो क्या है, वो 3/2R के बराबर हो जाएगा। आंसर ये आ गया। कहाँ देखा अपन ने यहाँ से देखा कि जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा कि जो रेजिस्टेंस है
वो जो इसके लिए क्या है, जी का रो है L/A के बराबर होगा। L क्या है, जहाँ पर लंबाई है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, हम आगे बढ़े तो हमने दूसरे के लिए क्या ले लिया, R' ले लिया। उसके रो जो को तो क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हमने जो लंबाई है वो कितनी कर दी, 3 गुनी कर दी, मतलब 3L ले लिया। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसे 2 गुना कर दिया, तो 2 ले लिया, 2L कर दिया। अब 3 और 2 को हमने निकाल लिया कोष्ठक से बाहर, यहाँ बचा क्या, L/A और रो पहले स्थान था। जो इतनी वैल्यू है रो इंटू L/A, ये किसके बराबर है, R के बराबर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, R, तो R' बराबर 3/2 R। जी बात हुई, जी हमारा यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3/2 R के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ऐसा सॉल्व करके इसे निकालना। अच्छा क्वेश्चन था, फिजिक्स का क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसका सॉल्यूशन लगा हुआ है, आप वैसे देखना हो तो वहां देख लो, यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जी आ गया। जे एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या है, जे बायो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान करना है हमें। जे क्या है, लाल गोभी के पत्ते, मिथाइल ऑरेंज और प्याज लौंग। ठीक है, इसमें से क्या होता है, ब्रह्मांड सूचक है, अम्ल क्षार सूचक है और प्रकृति अम्लीय क्षारक है। ठीक है, मतलब नेचर का एसिड है या बेसिक है। तो जो लाल गोभी का पत्ता होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो ये है, जो नेचुरल एसिड बेसिक इंटीग्रेटर है। मतलब कि जो लाल गोभी के पत्ते हैं वो उसके एसिड और बेस, मतलब अम्ल और क्षार के क्या है, इंटीग्रेटर हैं। जबकि जो मिथाइल ऑरेंज है ये किसका है, अम्ल और क्षार का, मतलब एसिड और बेस का इंटीग्रेटर है। और जो ऑनियन है और लौंग है वो किसका है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, क्या, घ्राण का इंडिकेटर है। यानी कि जो हमारा एक है उसमें 3 जाएगा, एक में 3 जे है, बी में 2 है और थर्ड में क्या है, ए है, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा, जी हमारा रहेगा आंसर। एक बार फिर से देख लो कि जो लाल गोभी के पत्ते हैं वो प्राकृतिक रूप से अम्लीय और क्षार के सूचक हैं, जबकि मिथाइल ऑरेंज वो किसका है, अम्ल और क्षार सूचक है। और जो प्याज है और जो लौंग होती है वो भ्राण सूचक होते हैं। ठीक है, इसे आप याद कर लेना। इसके बाद इस पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक अश्वशक्ति, मतलब कि 1 HP हॉर्स पावर बराबर किसके होता है, तो ये सीधा सीधा है 746 किसके होता है, वाट के बराबर होता है। क्या, एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। इसमें थोड़ा सा और करना है तो आप कर सकते हो, मैं उसको बता देता हूँ आपको। ठीक है, इतना ही था इसका कि जो एक अश्वशक्ति होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। अब इसे याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी है हमारा। ठीक है, हाँ जी, इसका थोड़ा सा इसका वो है कि जो मानक अश्वशक्ति 1 HP को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो 350 फुट पाउंड प्रति सेकंड, मतलब जी हमारा जो ब्रिटिश पद्धति होती है ना PBS, उसके लिए फुट पाउंड प्रति सेकंड, यानी कि 745.4 वाट के बराबर होता है। और 745 को हम क्या ले सकते, 0.7 को ले सकते हैं 746 वाट, क्योंकि आपको पता है कि जो 0.7% है, अगर 5 से ज़्यादा हो तो उसे 1 बढ़ा के लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, बराबर होगा, इसी सामान्य 746 वाट के रूप में गोलाकार कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जी हाँ, हटा दो। यह शक्ति की एक इकाई है जो कार्य करने की दर को दर्शाती है। ठीक, क्या है, पावर एक क्या है, शक्ति की इकाई है। इसका उपयोग इंजन, विद्युत उपकरणों की क्षमता मापने के लिए किया जाता है। सीधी सीधी बात लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावेशी नहीं है। अब जो हेक्सेन है
ठीक है, किसका है, हेक्सेन की बात कर रहे हैं। तो हेक्सेन होता क्या है, इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है C6 होता है, H क्या होता है 14 होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन 14 होंगे और कार्बन की जो संख्या रहेगी वो 6 रहेगी। और इसमें जो कार्बन रहेगा वो क्या रहेगा, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था रहती है वो 4 रहती है, मतलब कि जो इसमें हाइड्रोजन रहेगा वो इसमें 4 जगह काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें जो लिखते हैं हम इस प्रकार से इसका एक श्रृंखला बनती है, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, कितनों का, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। अब देखो ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन आएंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, एक यहाँ पर आएगा 11 और 12। इन जो जी वाले कार्बन है, जी वाले कार्बन, इन सब की क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था पूरी हो रही। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, इसके भी 4 हो रहे, 1 2 3 और 4, इस कार्बन के भी 4 हो रहे, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 हो रहे, 1 2 3 4। लेकिन जो लास्ट वाला कार्बन है, जी वाला कार्बन, ठीक है, कौन सा वाला कार्बन, जी वाला जो लास्ट वाला कार्बन है, जी वाला कार्बन और जी वाला कार्बन, इसकी क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 3 हो रही है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया है। इन दोनों के बीच में बंद बॉन्ड रहता है वो रहता है कौन सा, सहसंयोजी, कौन सा, सहसंयोजी बंद रहता है। ठीक है, बंद रहता है। इसके बीच में जो संक्रमण होता है कार्बन का वो होता है sp3 संक्रमण अवस्था में कार्बन रहता है। ठीक है, अब इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा, मतलब 2 इथाइल पेंटेन, जे नहीं है। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन जे है, इसके बाद मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन भी है और 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये तीनों के 3 आंसर रहेंगे। ठीक है, क्या है, इसकी संभावित समावेशी नहीं है, तो मतलब जी वाला हमारा आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, जी हो गया, जिसमें दिया गया है कि 2 मिथाइल पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C7H14 होता है। ठीक है, इसलिए हमें जाना कितना है, 6 कार्बन वाला चाहिए था, क्योंकि उसके बराबर होगा और जी क्या है, 7 कार्बन वाला है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोबेरेन का त्रिक की उपलब्धि क्या है, मतलब ये जो डोबेरेन साहब थे, कौन थे, डोबेरेन साहब थे, उन्होंने एक त्रिक रूल दिया था, उनकी उपलब्धि बताना है क्या है, क्या उन्होंने नियम दिया था, इसके बारे में बात की गई है। तो दोस्तों इसमें बात आ जाते हैं, ये बात है हमारी क्या, आवर्त सारणी की बात है, किसकी है, आवर्त सारणी। ठीक है, आपने देखा होगा कि आवर्त सारणी में उसका विकास एकाएक नहीं हुआ है, उसका विकास एक क्रमिक रूप से हुआ है, क्रमबद्ध रूप से हुआ है। सबसे पहले कोई वैज्ञानिक आया, उसने बताया कि ऐसा हो सकता है, फिर कोई दूसरा वैज्ञानिक आया, फिर तीसरा वैज्ञानिक आया, फिर चौथा वैज्ञानिक आया। इसमें से कुछ वैज्ञानिक वन को याद करने हैं। एक सबसे पहले आते हैं डोबेरेन। ठीक है, जिसका आ गया, हाँ जी है, कौन आए, डोबेरेन, हाँ डोबेरेन आए। इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद आए थे जो हमारा क्या था, कौन है उनके, इसके बाद आए थे डोबेरेन के बाद आए थे, इन्हें कौन सा नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था। क्या दिया था, त्रिक नियम दिया था। ठीक है, इसका जो आधार था वो क्या था, परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार इसका आधार था। इसके बाद आए न्यूलैंड आए, क्या आए, न्यूलैंड आए। न्यूलैंड कौन है, इनने दिया था कौन सा नियम, अष्टक नियम दिया था, अष्टक नियम। ठीक है, फिर कौन आए, मेंडलीफ साहब आए, मेंडलीफ, इनने क्या दिया था, इनकी टेबल भी किस पर आधारित थी, इस पर इनकी टेबल भी किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर। ठीक है, भार, और जो अंतिम टेबल आई वो किस पर है, मोसले,
मोस्टली साहब आए, इनकी किस पे है, परमाणु 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 क्रमांक पर है, क्रमांक। ठीक है, अब देखो तो मतलब इसका जो विकास हुआ वो धीरे हुए हुआ। इसमें अब इस क्वेश्चन की प्रकृति समझो। इसके पहले जो पेपर हुए उसमें क्या पूछा गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम पूछा गया। 2 पेपर में क्या आए, न्यूलैंड का अष्टक नियम आए। अब क्या आ गया, डॉर्बेन संबंधी नियम आ गया, त्वरक नियम आ गया। इसके बाद जो पेपर आएंगे उसमें क्या आएगा, मेंडलीव का आएगा। उसके बाद आएगा उसमें क्या आएगा, मोस्टली का आएगा। मतलब कि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है कि यहाँ से क्वेश्चन एक आना ही आना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाओ जो आपके लिए बहुत फायदा सिद्ध कर दें। तो आपके जो पीवाई के क्वेश्चन होते हैं उससे आप क्या सीखते हैं, यही तो सीखते हो कि भाई क्वेश्चन कहाँ से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जाओ, पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इनका जो डोबेरन साहब थे, इनने जो नियम दिया था वो क्या था, इनने दिया था 1817 में दिया था। अब देखना, जो अष्टक नियम कब आया था, 1865 में आया था। और फिर मेंडलीव साहब कब आए, 1866 में आए। तो मतलब एक क्रम में आ रहा ना, मतलब सबसे पहले कौन आए, डोबेरन आए, फिर न्यूलैंड आए, फिर मेंडलीव आए। इनका नियम कौन सा है, त्वरक नियम है। ठीक है, इनका कौन सा नियम है, अष्टक नियम है। किस पर आधारित है, जो भारतीय संगीत है उस पर, मतलब कि सा रे गा मा पा धा नी सा। अब से सा पहले आएगा, उसके जो मतलब पहले तत्व के जो गुण रहेंगे उसी प्रकार 8 तत्व के ही गुण रहेंगे। ठीक है, इस आधार पर दिया था। और इसके जो कुल तत्व थे वो कितने थे, 56 थे। कितने थे, 56 थे। ठीक है, याद है आपको कि नहीं है। अब देखो, अब त्वरक नियम का देखो इसमें। हाँ, अब त्वरक नियम में क्या था, त्वरक नियम, इसमें क्या होता है, त्वरक नियम में कुछ नहीं होता। इनने बताया कि जो तीन तत्व ऐसे होंगे परमाणु भार के आधार पर कि उन तीन तत्वों का जो 2 तत्वों का औसत होगा उसके मध्य के औसत के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही इसकी परिभाषा है। जी है, देखो, रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूह बनाए। इनने क्या बनाए, 3 तत्वों के समूह बनाए। इन त्वरक में मध्य के तत्व के जो परमाणु क्या होगा, मध्य के तत्व का परमाणु द्रव्यमान, क्या, मध्य के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग क्या होगा, औसत होगा। ठीक है, बात करने जाकी। अब देखो मतलब कि ये बता रहा है कि जो हमारे इनने बता दिया क्या, त्वरक नियम दिया, त्वरक नियम। अब इस नियम में बताया इनने कि जो इनने एक के बनाए, 3 तत्व के बना लिए। एक तत्व जे ले लिया, 2 और 3 तत्व लिए। इन 3 तत्वों का क्या किया, जो पहले तत्व, इनका जो परमाणु क्रमांक है, पहले एवं अंतिम तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान लिख सकते हैं इसे, परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। बात समझ में आ गई कि पहले और अंतिम तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत आएगा, वही उसके बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं लिथियम की बात करें, लिथियम, यहाँ पर किसी बात करें, लिथियम सोडियम और किसकी, पोटेशियम की बात करते हैं। ठीक है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये 3 तत्व हैं। ठीक है, इनका लिथियम सोडियम
पोटेशियम। ठीक है, ये 3 तत्व हैं। इन 3 तत्व का जो परमाणु भार रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, परमाणु भार रहेगा, उनका जो परमाणु भार रहेगा 3 तत्वों का, वो किसके रहेगा, इनके लगभग इसके औसत के बराबर आएगा 20 के तत्व का परमाणु भार। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं। इसमें क्या बताया, इसका कितना होता है, जो होता है 7, इसका कितना होगा 7, इसका कितना रहेगा 23 रहेगा, इसका रहेगा कितना 39 रहेगा। ठीक है, अब देखो लिथियम में कितना है, इसका कह लिया, ये पहला वाला तत्व है, ये दूसरा वाला तत्व हो गया, ये तीसरा वाला तत्व हो गया। इन दोनों का हमने क्या किया, औसत निकाला 7 + 39, और 2 तत्व हैं, 2 का भाग दे देंगे, कितना हुआ 39, 40, 46 और 3 और 1 4, 46 हो गया, 46 भागे 2 कितने हो गए 23 आए। तो हमारे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है 23 है, 23 है कि नहीं है। तो ये बता रहा पहले एवं अंतिम तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ये हमारा किसका था, ये हमारे जो वैज्ञानिक थे उनका क्या था, त्रिक नियम था। ठीक है, क्या था, त्रिक नियम था, ये हमने देखा, ये हो गया त्रिक नियम वाला, डोबेराइन का त्रिक नियम। ठीक है, बात समझ में आई कि इनकी हिस्ट्री क्या है, डोबेराइन साहब आए, फिर न्यूलैंड साहब आएंगे, फिर कहेंगे मेंडलीफ आएगा, इसके बाद कौन आएगा, मोस्टले आएगा। इसका नियम कब आया, 1817 में आया, फिर 1865 में कौन आए, न्यूलैंड साहब आए, इनने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम किस पर आधारित है, सारे गामा पादा निशा के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद कौन आएंगे, मेंडलीफ साहब आएंगे, इनकी पीरियोडिक टेबल भी किस पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है। फिर कौन आए, मोस्टले साहब आए, इनकी जो परमाणु टेबल रहेगी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो मॉडर्न टेबल आई वो इस प्रकार से आई। ठीक है, इतने वैज्ञानिक आए। तो आप ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट हैं आरआरबी ग्रुप डी के, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, टेबल से क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। लगातार 3 पेपर मैं करवा चुका हूँ, 3-4 पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ के आए। वो एक क्वेश्चन हमने देखा था विद्युत मोटर का, वो भी 3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, तो अब वहाँ से भी क्वेश्चन को पढ़ के जा सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है और बातों को नोट करना है जो आपको काम आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। जी आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कि सहसंयोजी युग्मक निम्नलिखित में से कौन से गुण सामान्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस नहीं को आप बिल्कुल ध्यान रख लेना कि कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सहसंयोजी युग्मक कौन से गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो तो क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ए, जो है कार्बनिक विलायकों में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा बी क्या है, वे विद्युत और ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। सी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। और डी क्या है, वे आमतौर पर आयनन नहीं होते हैं। ठीक है, क्या है, आयनित नहीं होते हैं। तो ये है इसका सहसंयोजी युग्मक का क्या है, सहसंयोजी युग्मक मतलब क्या है, मान लो कि CO2 है और HCH4 है, ग्लूकोज हुआ। आमतौर पर कार्बनिक क्या होते हैं, विलायक होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे बेंजीन और ईथर में घुलनशील होते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है, अध्रुवीय होती है, यानी कि नॉन पोलराइड होते हैं या ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देख लो। ठीक है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, जी वाला, जो कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। किसमें होते हैं, बेंजीन में घुलनशील होते हैं। संयोजक जो यौगिक रहेंगे, यौगिक होंगे, यौगिक मतलब कि CH4 हुआ, CO2 हुआ, ये क्या है, ये बेंजीन किसमें, जो क्या है, हाँ बेंजीन और ईथर में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, जी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, दो माध्यमों को अलग अलग करने वाले इंटरफेस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का पथ नीचे दिए गए
चित्र में दिखाया गया है माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक बराबर होगा। मतलब कि इंटरफेस में इसका चित्र नहीं है इसमें। जो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, क्योंकि इसमें चित्र दिया गया नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन के लिए जीवाणुओं का उपयोग करता है? अरे यार जी क्वेश्चन भी सही नहीं है। ठीक है, इसको भी डिलीट मार दो। जी आ गया क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही प्रतिनिधित्व करती है? मतलब कि ये आकृति दी गई है, ए पर है, जे बी है, जे सी है और जे डी है। मतलब ये निकालना है कि कौन सी आकृति भोजन, मतलब कि इसमें फ्लोएम में भोजन की गति का सही प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या होता है, एक होते हैं फ्लोएम और एक होते हैं जाइलम। ठीक है, दो चीजें होती हैं। अब देखो जो फ्लोएम होंगे वो क्या करेंगे, भोजन का परिवहन करेंगे। क्या करेंगे, भोजन का परिवहन करते हैं। अब कहाँ करेंगे जी, तो जो पत्तों में, मतलब जो पत्ती होती वहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे वृक्ष के नीचे तक जाएंगे। तो इनका जो वो होता है, पथ होता है, वो क्या होता है, पत्तियों से पौधे के बाकी हिस्सों में भोजन पहुँचाना। क्या, पत्तियों से पौधे के बाकी हिस्से में भोजन पहुंचाना। ठीक है, क्या होगा, पत्तियों से पौधे के बाकी हिस्से में भोजन पहुंचाना। मतलब कि ये जो प्रक्रिया होगी और प्रकाश संश्लेषण पर आधारित होती है, फोटोसिंथेसिस पर आधारित होती है। क्योंकि जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। भोजन कहाँ बनेगा, उनके पत्तों में बनेगा। और जो उनके पत्तों के जो छेद रंध्र होते हैं या जो स्टोमेटा होते हैं, उनके माध्यम से होती है प्रक्रिया। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगी, वहाँ से चलेगी प्रक्रिया यहाँ से। तो ऐसा कौन सा चरण लगे हुए हैं जो प्रक्रिया आ रही हो यहाँ से, मतलब जे एक यहाँ से आएगा, एक कैसा आएगा, यहाँ से आएगा, जे यहाँ पर आएगा, जे यहाँ पर, जे यहाँ पर, जे यहाँ पर, फिर जे यहाँ पर। मतलब कि जो भोजन है वो कहाँ पहुँचा रहे हैं, वे ऊपर से पत्तियों से किसमें आ रहे हैं, पौधों के अन्य भाग में आते हैं। ठीक है, और जो फ्लोएम होते हैं, ठीक है, जो क्या है, जाइलम होते हैं। क्या होते हैं, जाइलम। इनका क्या काम होता है, ये जो जल और क्या होता है, खनिज पदार्थ, ये नीचे से ऊपर ले जाते हैं, मतलब जड़ों से लेकर पत्तियों तक ले जाते हैं। जाइलम में क्या होता है, जल प्लस खनिज पदार्थ। क्या होता है, खनिज पदार्थ। ठीक है, इनकी करता है, इनका क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, परिवहन। और जो फ्लोएम किसका कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं जो भोजन का परिवहन करते हैं। कैसा कहते हैं, भोजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, अब जो इनका परिवहन होगा वो कहाँ से होगा, जड़ से लेकर पत्तों तक। कहाँ तक, जड़, J4 जड़ से लेकर पत्तों तक। कहाँ तक, पत्तों तक। ठीक है, पत्तों तक। कैसा कहते हैं, जल व खनिज कहते हैं, परिवहन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ किसका, जाइलम का हो गया। ठीक है, तो ये इतनी बात है। अब इसका आंसर क्या होगा जी, देखो, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए कहाँ पर है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, जी वाला आंसर हो जाएगा। डी में जो डी है उसका आंसर ए है। तो ए में क्या बता रहा है कि जो हमारा भोजन बन रहा है पत्तियों बन रहा है और धीरे धीरे पेड़ के अन्य हिस्सों में आ रहा है। ठीक है, फिर जाइलम का अपना काम देखिए क्या करता है, जल का करता है, और फ्लोएम किसका करता है, भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जा सकता है। ठीक है, कथन 2 क्या है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त कर लेता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जा सकता है। ठीक है, अगर मतलब कि इसमें बात क्या है, अपचयन की बात की गई है, अपचयन। ठीक है, जो रासायनिक क्रिया होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, क्रियाएं। ठीक है, या तो अपचयन से बनेंगी, अपचयन, ठीक है, या ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, या फिर कोई अभिक्रिया होती है उसमें अपचयन प्लस ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण दोनों क्या होते हैं, साथ में हो जाते हैं, साथ में। ठीक है, अब अपचयन के लिए क्या होता है, एक होता है हाइड्रोजन का होता है, वह एक क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का निकलना, मतलब ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि जो हम अगर ऑक्सीजन निकल रहा तब भी अपचयन हो जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ रहा तब भी अपचयन हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है इसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब कि में रिड्यूसर का रिड्यूस लेंगे और ऑक्सीकरण का ऑक्स लेंगे, बन जाएगा रेडॉक्स। मतलब कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ हो जाती हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा कथन, दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन सत्य हैं। यानी कि यदि कोई पदार्थ में किसी अभिक्रिया में के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो ये भी सही हो जाएगा। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त कर लेता है तो दोनों सही हो जाएंगे, मतलब कथन दोनों सही हो जाएंगे, टी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, कथन एक सत्य है और कथन 2 सत्य, दोनों ही सत्य माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक में ऑक्सीजन निकल रहा है और दूसरे में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए सही है। ठीक है, अपचयन में जी है इसका, जी है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया में ऑक्सीजन खो देता है तो वह अपचयित हो जाता है। ठीक है, CO लिया अपन ने, क्या लिया, CO लिया, तो यहाँ बन गया Cu और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ठीक है, O2 का ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, कथन 2 है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त कर लेता है तो वह अपचयित हो जाता है। यानी कि हमने क्या लिया, CH2 लिया, तो यहाँ क्या बन गया, CH2 प्लस H2। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा, एथिलीन का एथेन बन गया रूपांतरण। तो इसमें क्या है, दोनों से हो जाएंगे हमारे, जो दोनों भी है ना, मतलब अपचयन इसमें दोनों का हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो, ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करें। मतलब कि हमें क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर तैयार करना है, उसके लिए कौन सी सही रासायनिक अभिक्रिया है उसकी पहचान करना है। तो ये हमने क्या लिया, जी हमारा क्या है, CaOH ले लिया हमने, क्या लिया, CaOH का होल ट्वाइस लिया, प्लस मैंने क्या, इसकी रिएक्शन कैसे करवा दी, क्लोरीन से करवा दी। मतलब कि ये क्या है, जिप्सम है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से बन गया CaOCl2 बन गया। क्या बन गया, CaOCl2 बन गया और यहाँ पर H2O निकल जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म कितने में करेंगे, 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करेंगे। ठीक है, जीवन का हमारा क्या, कैल्शियम, जीवन का हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो यह
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जे है, जीवाणु अभिक्रिया सही रहेगी। CaOH2 प्लस Cl2 यानी कि COCl2, जे हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर और जे H2O निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन ये है एक, नीचे दिए गए बिंदु में चित्र में बिंदु A और B के बीच संतुलन प्रतिरोध क्या है। मतलब ऑप्शन ए है 2 ओम, 6 ओम, 9 ओम और 12 ओम। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये किसका क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको करने में आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, मजा आ जाएगा। अब देखो देखो जे क्या है, जे है बैटरी, जी प्लस है, जे क्या है प्लस है और जी माइनस है। यहाँ से करंट जाएगी, इस साइड जाएगी। ठीक है, यहाँ करंट क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट यहाँ गई, यहाँ करंट बढ़ जाएगी, यहाँ एक चली जाएगी ऊपर, इसके होंगे 2 पार्ट। मतलब अगर I1 करंट जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ बढ़ के यहाँ हो जाएगी, यहाँ जाएगी I2 और यहाँ पर चली जाएगी I3 करंट जाएगी। ठीक है, और दोनों इस साइड मिलके फिर से यहाँ इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है J, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है J और एक लगा हुआ है J। जो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, J लगे हुए हैं किसमें, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस लगे हो, क्या, श्रेणी क्रम। अगर श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे किसमें, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। इसमें R का जो मान, R1 का जो मान है वो कितना है, 3 ओम है, और R2 का मान है वो भी कितना है, 3 ओम है। यानी कि जो R रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, जी मान लेते हैं हम, किसमें, 6 ओम के बराबर रहेगा। ठीक है, किसके बराबर, 6 ओम के बराबर रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब से तो कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले कैसा था, ऐसा था, अब बन गया ऐसा। एक प्रतिरोध जे हो जाएगा ऐसा, और एक प्रतिरोध हो जाएगा जे ऐसा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें जो प्रतिरोध था जे हुआ कितने का, 6 ओम का हो गया, और जे कितने का है, 3 ओम का लगा हुआ है। अब बात जो किसमें थी, श्रेणी क्रम की बात थी, तो इस प्रकार से जोड़ते थे। अब समांतर क्रम में क्या कहते हैं, इसको हम किस प्रकार कहते हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, इसे कहते हैं 1/r बराबर क्या कहते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब R1 मान लो इसे, फिर से R2 मान लेंगे इसे। अब 1/r कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा कितना, इसका मान कितना है, 6, 1/6 और 1/3। तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 एकम 6, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 दूनी 6। यानी कि कितना बचा हमारे पास, मतलब 2 1 3, तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर हो जाएगा 3/6, यानी कि 3 दूनी 6। R का मान कितना आ गया, 2। तो जो हमारा आंसर रहेगा कि मतलब जो A और B के बीच में समतल प्रतिरोध रहेगा, क्या रहेगा, A और B के बीच में जो हमारा समतल प्रतिरोध रहेगा वो कितना रहेगा, 2 ओम के बराबर रहेगा। कितना रहेगा, 2 ओम के बराबर रहेगा। तो यानी कि 2 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जी है आगे, किसका है, हाँ बायो क्वेश्चन है। क्वेश्चन शानदार रहेगा। नीचे दिए गई तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना कार्यों के बीच अंतर दिखाती है, कौन सा विकल्प गलत कथन दर्शाता है। मतलब हमें गलत का चयन करना है। ऑप्शन ए क्या है, जो प्लांट की बात की गई है, इस पे इस साइड किसी बात की गई है, एनिमल की बात की गई है। जो प्लांट होते हैं वो गति नहीं करते हैं, ठीक है, और जो एनिमल होते हैं
भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में चलते रहते हैं। दूसरी बात क्या है, अधिकांश ऊतक मृतक होते हैं। इनमें क्या है, अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। सी क्या है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई गति करेंगे तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित होता है, विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, ए रहेगा। क्या रहेगा, ए आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब कि जो गलत कथन क्या है, ए है कि गतिशील होते हैं और भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में चलते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये एक सामान्य समझ का क्वेश्चन है जो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप इसके लिए थोड़ा सा रोकें, वीडियो को पॉज करें, फिर इसका आंसर भी दे सकते हो, फिर इसको चालू करके इसका आंसर भी पता कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, मानक ताप दीप्त बल्बों के स्थान पर, मतलब के स्थान पर CFL बल्बों का उपयोग करने से बचें। ठीक है, तो जो मानक तापदीप्त बल्ब होते हैं, जो बल्ब हम देखते हैं, पहले देखते थे, उनके स्थान पर CFL का उपयोग करने से बचना चाहिए। ये क्या हमारे कोयला और पेट्रोल को संरक्षित कर सकते हैं, आप बताएं। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो कोयला और पेट्रोल संरक्षित कब होगा, इसके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट बनती है या जो विद्युत बनती है वो कोयला से बनती है और पेट्रोल से ही बनती है। ठीक है, हमें क्या करना है, कोयला और पेट्रोल को संरक्षित करना है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, हम लाइट को भी संरक्षित करें, यानी कि विद्युत को संरक्षित करें। और विद्युत संरक्षित कब होगी, जब हम क्या, मतलब जो क्या है, ऐसे बल्ब हैं जो कम लाइट खर्च करते हो, यानी कम विद्युत खर्च करते हो और उजाला जहाँ देते हो, ऐसे बल्बों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा बल्ब होता है सामान्य पहले होता था, वो तो बहुत ज़्यादा लाइट मतलब विद्युत यूज करता था, इसलिए हम क्या लेके आए थे, CFL लेके आए थे। तो उसके स्थान में हमें CFL का उपयोग करना चाहिए। लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या करा कि इसमें CFL का उपयोग करने से बचना चाहिए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी क्या है, बी है सौर कुकर के से हर कीमत पर बचना चाहिए। अब सौर कुकर क्या करता है, जो खाना बनाता है हम किससे बनाते हैं, गैस से बनाते हैं, और किससे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। लेकिन हमें गैस का क्या करना है, बचाना है, तो हम खाना कैसे बनाएंगे, सौर कुकर से। क्यों, क्योंकि जो सौर कुकर होता है वो धूप में रख देते हैं और खाना हमारा पक के तैयार हो जाता है। तो वो क्या है, इससे बचना चाहिए कि इसका उपयोग करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सी का है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने या कारपूल में शामिल होने से बचें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने या कारपूल में शामिल होने से बचना चाहिए, मतलब कि हमें अगर विद्युत को बचाना है या पेट्रोलियम को बचाना है तो हमें जो सार्वजनिक परिवहन होते हैं, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि ऐसी बस में सभी लोग एक साथ गति मतलब बैठ के यात्रा कर सकते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। क्यों, उनसे बचना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए, तभी तो हमारी बिजली बचेगी। नहीं तो एक ही स्थान पर जाना है 50 लोग को और सब अपनी अपनी कार से जा रहे हैं और एक बस से जाएंगे तो पेट्रोल कम लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परिवहन का उपयोग करना चाहिए, ना कि बचना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जब 3 गलत हो गए, चौथा तो सही अपने आप हो गई होगा। ये देख लेते हैं, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग ना करें। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो AC वगैरह है उनका कम उपयोग करना चाहिए, और जो हीटिंग सिस्टम मतलब यानी कि जो गर्मी देते हैं उनका भी कम उपयोग करना चाहिए, यानी कि जी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो डी इसमें आंसर सही रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जी है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। डोबेरेन ने त्रिक नियम दिया था, ठीक है सही बात है, दिया था, अच्छी बात है। डोबेरेन के ने अलग अलग गुणों वाले तत्वों को 3-3 तत्वों वाले समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। जी हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो डोबेरेन का त्रिक नियम था वो किसके लिए था, अलग अलग गुणों के लिए नहीं था, सिर्फ किसके लिए था,
परमाणु भार के लिए था, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मान सकते हैं यहाँ पर, क्या द्रव्यमान के संबंध में था, ना कि अलग अलग गुणों के संबंध में था। इसलिए जी वाला जो फैक्ट है जी गलती हो जाएगा और पहला वाला सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है, जी वाला सही रहेगा। हमने इसके पहले जो त्रिक नियम देखा था डोबेरेन का, उसमें बताया था कि जो डोबेरेन का त्रिक नियम है वो परमाणु भार के लिए केवल सत्य है, अन्य गुणों के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। वो हमने निकाल के बता दिया था लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का लेके कि लिथियम का 7 होता, सोडियम का 23 होता, पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है। उन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग देंगे तो कैसे निकल आएगा उसका, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर। और जब हाँ, थैंक यू दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा 18 अगस्त का पेपर था पहला, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके इसमें लगभग 20 क्वेश्चन थे और हमने 20 क्वेश्चन को बड़ी ईमानदारी से सॉल्व कर लिया है और बहुत अच्छी तरीके से किया। उसके साथ आपको कम से कम 10-15 आंसर भी बता दिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पेपर नंबर 18 अगस्त का पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ में आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।